हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट बुक का चैप्टर नंबर 3। ऑलरेडी इस बुक के ऊपर 2 चैप्टर मैं आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो भी देख लेना। चैप्टर नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि 1947 में आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे देश की क्या कंडीशन थी। हमने वहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में पढ़ा था, हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पढ़ा, हमने फॉरेन ट्रेड, डेमोग्राफिक प्रोफाइल, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर एक चीज़ पढ़ा और कॉन्क्लूजन ये निकला था कि इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा स्टैग्नेंट और बैकवर्ड थी। हर चीज़ की हालत बिल्कुल ही खराब हो चुकी थी। उसके बाद 1947 में जब आज़ादी मिली तो उसके बाद हमें एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत थी। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 5 ईयर्स प्लान के ऊपर काम करना शुरू करा। प्लानिंग कमीशन देश के अंदर बनकर तैयार हुआ। लेकिन आज जो हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं कहानी 1950 से लेकर 1990 तक। ये इंडियन इकोनॉमी का एक ऐसा पीरियड माना जाता है जिसमें इंडियन इकोनॉमी या तो बहुत आगे जा सकती थी या फिर बर्बाद हो सकती थी। तो इंडियन इकोनॉमी में कैसी पॉलिसीज बनाई गई 1950 से 1990 तक, क्या चैलेंज थे हमारे लीडर्स के सामने, और एग्रीकल्चर, ट्रेड और इंडस्ट्री के अंदर जो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और ट्रेड बिल्कुल एक तरीके से तबाह हो चुका था, इंडियन गवर्नमेंट ने उसे दोबारा जिंदा करने के लिए और उसे डेवलपमेंट करने के लिए किस तरीके से पॉलिसीज बनाई, ये इस चैप्टर के अंदर हमारे को पढ़ना है। तो कहानी रहेगी हमारी चैप्टर में 1950 से लेकर 1990 तक। ये हमारा चैप्टर नंबर 3 है और इसका हम पार्ट नंबर 1 पढ़ने के लिए जा रहे हैं। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 में आपको एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ना है। पार्ट नंबर 3 में भी एग्रीकल्चर रहेगा। उसके बाद आने वाले पार्ट्स में इंडस्ट्री और ट्रेड के ऊपर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा मेजर टू प्रमोट द ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और कब से कब तक 1950 से लेकर 1990 तक। 1950 से 1990 तक एग्रीकल्चर में इंडियन गवर्नमेंट ने क्या क्या काम करे वो सारा पॉइंट हमारे को इस टॉपिक के अंदर, आज के टॉपिक में पढ़ना है। 1947 में जब देश आजाद हुआ तो एग्रीकल्चर सेक्टर के जो हालात थे, लॉ प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा कम थी और जमींदारी सिस्टम थी। बहुत सारे ऐसे नियम और कानून थे जो हमारे फार्मर्स के अगेंस्ट थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर के अंदर काम कर रही थी, तो सबसे पहला काम था एग्रीकल्चर के अंदर जो भी चीजें हैं उनको रिफॉर्म करके ठीक करना। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी पहली स्पीच के अंदर ही क्लियर कर दिया था कि जो सबसे पहला हम रिफॉर्म करेंगे और सारी चीजें ठीक करेंगे, पहले हम एग्रीकल्चर की तरफ जाएंगे। इसलिए हमारे देश का जो 5 ईयर प्लान अपनाया गया उसमें पहला 5 ईयर प्लान भी एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही था। एग्रीकल्चर सेक्टर में 1950 से 1990 तक 2 बड़े रिफॉर्म किए गए। पहला लैंड रिफॉर्म, जैसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा था टेक्निकल रिफॉर्म जो कि हमारे देश में आया ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। अब ये लैंड रिफॉर्म, आज की पूरी क्लास में हम लैंड रिफॉर्म और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म के ऊपर ही बात करेंगे, क्या क्या इसमें गवर्नमेंट ने करा, ठीक है। लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म, या लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है रिड्यूसिंग द इनइक्वालिटी। देश के अंदर जमींदारों की स्थिति बहुत ज्यादा बेटर हो गई थी, सारी जमीनें जमींदारों के पास थी, फार्मर्स के हाथ में कुछ भी नहीं था। कुछ लोगों के पास सारी जमीनों का कॉन्सेंट्रेशन आ चुका था, सारी जमीन कुछ लोगों के हाथ में आ गई थी। तो इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत ही बड़े लेवल पे लैंड रिफॉर्म या फिर इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म किए। इसके अंदर गवर्नमेंट ने क्या क्या एक्शन लिए, क्या क्या स्टेप अपनाए, आइए जरा समझते हैं। सबसे पहला, एबोल्यूशन ऑफ इंटरमीडिएटरीज। यानी इंटरमीडिएटरीज कौन थे? इंटरमीडिएटरीज थे सबसे पहले समझो जमींदार। जमींदारों को गवर्नमेंट ने सबसे पहले उठाकर फेंकने का काम करा, यानी बीच में से हटाने का काम करा। देखो होता क्या था कि अंग्रेजों के समय पर हमारे देश में जितना भी एग्रीकल्चर का एरिया था, जितना भी एग्रीकल्चर लैंड था, अंग्रेजों ने हमारे देश में सारे एग्रीकल्चर लैंड का मालिक बना दिया था जमींदारों को, और जमींदारों को बोला था कि तुम किराए पर दो, फार्मर्स को जमीन किराए पर दो, और वहां से जो भी फसल उगेगा सारी फसल फार्मर्स से ले लो, और आधी फसल यानी हमें दे दो लगान के रूप में, और कुछ फसल अपने पास रखो, और थोड़ी बहुत फसल, मतलब जो अगर तुम्हारा मन करे तो ठीक है, मतलब थोड़ी बहुत फसल किसको दे देना, इनको पकड़ा देना, फार्मर्स को। तो फार्मर्स का बहुत बड़े लेवल पे एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। फार्मर्स को बहुत ज्यादा कॉस्ट लगा के एक फार्मर क्या करता था, बहुत सारी फार्मिंग करता था, खेती में खेती बाड़ी जो भी करता था, जो भी उसके पास अनाज आता था, सारा अनाज जाता था किसके पास? जमींदार। जमींदार फिर अंग्रेजों को देते और बहुत सारा अपने पास ही रख लेते और कुछ थोड़ा बहुत फार्मर्स को मिलता था। यानी इतनी बुरी सिचुएशन थी इस जमींदारी सिस्टम की वजह से कि उनको अपनी लिविंग चलाने में भी दिक्कत आती। तो सबसे कुछ रूल बनाए, कुछ नियम बनाए और कुछ ऐसे कानून गवर्नमेंट लेकर आई जिससे इन जमींदारों से जमीनें छीनी जाने लगी। तो एक तरीके से गवर्नमेंट ने क्या करा, जमींदारों को हटा के सीधा रिलेशन बनाया किसके साथ?
फार्मर्स के साथ। तो ये अब इसमें कैसे कैसे जमीनें छीनी है वो भी अभी आगे आने वाला है। इंटरमीडिएट पॉपुलरली नो एज द जमींदार, इंटरमीडिएट्स थी। ऑनरशिप राइट वर गिवन टू दोज हु आर एक्चुअली कल्टिवेटेड द सोल। कह रहा है कि ऑनरशिप राइट उनको दिया गया जो एक्चुअली में फार्मिंग कर रहे थे। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में ये क्या गया, इससे हुआ क्या, अगर गवर्नमेंट ने जमींदारों को हटाया तो इससे क्या फायदा हुआ, इससे दो फायदे हुए। स्टॉप एक्सप्लॉयटेशन, यानी कि जो जमींदार थे उनका बहुत बड़े लेवल पर यूज किया जा रहा था, ठीक है, उनको परेशान किया जा रहा था, ये चीज बंद हुई धीरे धीरे। अगले नंबर पे गिव इंसेंटिव टू दी कल्टीवेटर्स, और गवर्नमेंट को अगर कोई भी सब्सिडी देनी होती थी, गवर्नमेंट को अगर कोई भी बेनिफिट देना होता था तो वो उसके बीच में जमींदार नहीं आते थे, सीधा वो फार्मर्स को मिलने लग गया। ठीक है, तो ये दो बड़े फायदे हुए। उसके इसका रिजल्ट क्या निकला, जब गवर्नमेंट ने बीच में से जमींदारों को हटाया तो इसका बेनिफिट इतना बड़ा था। आप देखो 2 लाख ऐसे टीनेंट्स गॉट ऑनरशिप राइट, 2 लाख ऐसे फार्मर्स थे जिनको गवर्नमेंट ने, जो एक तरीके से जिनके पास कुछ भी जमीनें नहीं थी, गवर्नमेंट ने उनको एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करा, यानी कि वो जमीन के मालिक बन गए। ठीक है, उसके बाद लेकिन इसमें हुआ क्या, जब गवर्नमेंट ने जमींदारों को जमीन छोड़ने पर फोर्स करा, यानी उनसे जमीन छीने जाना लगा, तो ज्यादातर जो क्या नाम है, अब ये जमींदार भी इतने शरीफ नहीं थे कि भाई इतनी आसानी से गवर्नमेंट जमीन छीनने आएगी और उनको जमीन दे देगी। तो कुछ केसेस में क्या देखा गया कि जो जमींदार थे उन्होंने अपने आप को, टीनेंट्स वर इविक्टेड, उन्होंने जमींदारों ने क्या करा, फार्मर्स को जमीन से निकाल दिया और खुद ही अपने आप को फार्मर बना लिया। जब इन जमींदारों से जमीन छीनने के लिए गवर्नमेंट आई तो इन्होंने क्या करा, ज्यादातर केसेस में इन फार्मर्स का मुंह बंद करवा दिया और खुद ही अपने आप को फार्मर शो कर दिया, जिससे उनकी जमीन छीनने से रह गई। ठीक है, इवन आफ्टर द सेटिंग द ओनरशिप लैंड, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबर्स डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द लैंड रिफॉर्म। कह रहा है कि लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट बहुत सारे लोगों को मिला। देखो ये रिजल्ट है, 2 लाख जो फार्मर्स थे उनको अपनी जमीन मिल गई, लेकिन फिर भी एग्रीकल्चर में काम करने वाले छोटे लेबर्स को इनका बेनिफिट नहीं मिला, और छोटे मोटे बहुत सारे ऐसे फार्मर्स थे जिसको इनका बेनिफिट नहीं मिल पाया। तो मैंने आपको पहला पॉइंट अच्छी तरीके से खत्म करवा दिया। पहले पॉइंट में सिंपल सी बात ये थी कि अंग्रेज बोलकर गए थे कि सारी जमीन का मालिक जमींदार है, सरकार ने आते जमींदारों को बीच में से हटाया, उनसे जमीनें छीनी और छोटे फार्मर्स को देना शुरू कर दिया। पहला पॉइंट यही था। बढ़िया, मतलब अच्छा करा गवर्नमेंट ने, इससे बहुत बेनिफिट मिला है ना, छोटे फार्मर्स को कितना बेनिफिट मिला, कितना परेशान कर रखा था जमींदारों ने उन सारे लोगों को। दूसरा पॉइंट क्या था, सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग। सीलिंग ऑन लैंड होल्डिंग का मतलब क्या था कि जब अंग्रेज हमारे देश के अंदर से गए तो गवर्नमेंट ने देखा, गवर्नमेंट ने सारी जमीनों का एक ना सर्वे करवाया। सर्वे में पता चला कि कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पास बहुत सारी जमीनें ले लेकर बैठे हुए हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीनें नहीं है। तो गवर्नमेंट ने एक रूल निकाला, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये एक लिमिट है, एक मैक्सिमम लैंड रखने की लिमिट है। अगर किसी इंसान के पास इससे ज्यादा जमीन है तो उसकी सारी जमीनें सील कर दो, यानी सारी जमीनें छीन दो और उन जमीनों को छीनकर फिर छोटे फार्मर्स को दे दिया जाए। ठीक है, तो इसके अंदर सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग के अंदर गवर्नमेंट ने क्या करा, फिक्सिंग द स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ लैंड, एक जमीन की एक लिमिट फिक्स कर दी। ठीक है, अगर उससे ज्यादा जमीन आपके पास है तो गवर्नमेंट क्या करेगी, उस जमीन को छीन लेगी और अलॉट कर देगी किसको, लैंडलेस कल्टीवेटर्स। कल्टीवेटर्स मतलब जो छोटे फार्मर्स है, छोटे फार्मर्स को वो जमीन दे देगी, जिससे ये स्मॉल फार्मर्स के पास पहुंच जाएगा। देखो कितना बढ़िया एक तरीके से कानून आया कि जिनके पास जरूरत से ज्यादा जमीन है, यानी कि उनकी जमीनें ले लो पूरी, ठीक है, और उनको एक स्पेसिफाइड लिमिट तक जमीन दो। स्पेसिफाइड एक जमीन की लिमिट तय कर दी गई कि हर बंदे पर इससे ज्यादा जमीन नहीं होना चाहिए। तो कितना बढ़िया लॉ था एक तरीके से। ठीक है, इसका फायदा मिला छोटे कल्टीवेटर्स को। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इसका पर्पस था रिड्यूस करना कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप ऑफ द फ्यू हैंड्स। इसका गवर्नमेंट का सबसे बड़ा पर्पस था कि जमीन जो कुछ लोगों के हाथ में सीमित है ना, वो क्या करना है, गवर्नमेंट को कम करना है, जमीन सारे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। ठीक है, हाउएवर द सीलिंग ऑफ लेजिस्लेशन वॉज चैलेंज बाय द बिग लैंडलॉर्ड्स। ये तो होना ही था। अब जमींदारों से तुम जमीन छीनोगे तो इतना आसान तो है नहीं कि वो जमींदार अपनी जमीन देने के लिए एकदम तैयार हो जाएगा। तो बहुत बड़े बड़े जो लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने क्या करा, डिलेड इट्स इंप्लीमेंटेशन, कानून के अंदर जो है एक तरीके से अड़ंगा लगाना शुरू कर दिया, उसके इंप्लीमेंटेशन में देरी करनी शुरू कर दी। ठीक है, कागजी कार्रवाइयों के अंदर देरी करवानी शुरू कर दी, जिससे बेनिफिट ये हुआ कि उन्होंने जब
अगर सरकार ने उनके ऊपर केस करा, सरकार ने बोला कि ठीक है भाई अपनी जमीनें दो, तो वो केस में क्या करा उन्होंने, सरकार को ही कोर्ट के अंदर चैलेंज करना शुरू कर दिया। फिर इससे क्या होता है कि केस डिले होता रहता है, इतने में उनको टाइम मिल जाता है, उन्होंने नकली पेपर्स बनवा लिए, रिलेटिव्स के नाम करवा दी जमीनें, तो बहुत बेनिफिट, मतलब ये कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट ने तो अच्छी नीयत से करा लैंड सीलिंग, लेकिन कुछ जमींदार जो थे उन्होंने अपनी जमीन नहीं दी, उन्होंने कानून को ही क्या कर दिया, कोर्ट के अंदर चैलेंज कर दिया। अगर लैंड सीलिंग की बात की जाए तो ये जो कानून था इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट मिला केरला के अंदर और वेस्ट बंगाल के अंदर। रीजन क्या था, क्योंकि यहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इस पॉलिसी को लेकर कमिटेड दिखाई थी, मतलब कि अच्छे से इंप्लीमेंट करा अपने राज्य के अंदर। बाकी अदर स्टेट के अंदर ऐसा नहीं देखा गया, इसीलिए वहां पर इनइक्वालिटी जारी रही, यानी बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारी जमीन और बहुत सारे लोगों के पास कोई जमीन नहीं थी। तो कुल मिलाकर समरी क्या है कि दूसरा लैंड रिफॉर्म में दूसरा कदम उठाया गया, लैंड सीलिंग। लैंड सीलिंग के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट ने देखा कि भाई इस लिमिट से ज्यादा किसी के पास जमीन नहीं होनी, जिनके पास ज्यादा जमीनें थी उस लिमिट से ज्यादा, तो उस गवर्नमेंट ने क्या करा, सारी जमीनें ले ली और छोटे छोटे फार्मर्स को देना शुरू कर दिया। लेकिन दिक्कत क्या हुई कि बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स ने इस कानून को ही चैलेंज करना शुरू कर दिया, इसके अंदर देरी करवाई, जिससे अपनी जमीनें जो हैं वो अपने रिलेटिव्स के नाम करवा ली, है ना। बहुत सारे केसेस में वो केस भी जीत गए जमींदार। इसका सबसे ज्यादा फायदा मिला केरला और वेस्ट बंगाल को, बाकी और स्टेट्स के अंदर ज्यादा इसका बेनिफिट नहीं मिला। अगले नंबर पे जो सुधार किया गया, रिफॉर्म किया गया, उसके अंदर था हमारा कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। इसका मतलब क्या है कि पहले क्या था ना कि जैसे जमीनें थी ना, वो जमीनें पीसेस में बिखरे हुए थे, मतलब कुछ जमीन यहाँ पर है, कुछ जमीन यहाँ पर। अगर मैं ही फार्मर हूँ और मेरी जमीन अगर एक जगह पर इकट्ठी होगी तो मेरी काफ़ी कॉस्ट बचेगी, मेरा समय बचेगा। एक बार ही मैं क्या करूँगा, सारे खेतों में बीज डाल दूंगा, एक ही बार इरिगेशन करना है मेरे को, एक ही बार ट्रैक्टर लेकर आऊँगा, सारी जुताई हो जाएगी, एक ही बार कटिंग हो जाएगी, मतलब काफ़ी टाइम भी बचेगा, कॉस्ट भी बचेगी। लेकिन वही ज़मीन अगर मेरी इधर उधर बिखरी हुई है तो मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, बार बार मुझे ट्रैक्टर मंगवाना पड़ेगा, बार बार मुझे बीज डालना पड़ेगा, बार बार मुझे सिंचाई करनी पड़ेगी, तो काफ़ी दिक्कत आती है अगर जमीनें इधर उधर बिखरी है। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को समझा, बहुत सारे फार्मर्स को देखा कि इनकी जमीनें ना एक तरीके से इधर है, कुछ इधर है, कुछ इधर है, तो गवर्नमेंट ने उन सारी जमीनों का एक रिकॉर्ड तैयार करा और ऐसे फार्मर्स की लिस्ट बनाई जिनकी जमीनें इधर उधर बिखरी थी। गवर्नमेंट ने उनको ऑप्शन दिया, हम आपकी सारी जमीनें ले रहे हैं, या तो आप इसके बदले पैसे ले लो, या फिर हम इन सारी जमीनों के बदले आपको एक अलग जगह पर इकट्ठा एक जमीन हम आपको क्या करेंगे, अलॉट करेंगे, जिससे आपको क्या होगा, फार्मिंग में थोड़ी आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, रिड्यूसिंग द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है जो अलग अलग बिखरी हुई जमीनें होती है ना, उसको फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। कंसोलिडेशन, ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन को कम करना इसका मेन वो था। ठीक है, एक जगह पर जमीन को क्या कर देना, इकट्ठा कर देना। ठीक है, कंसोलिडेशन प्रैक्टिस अलॉट लैंड टू द फार्मर एट वन प्लेस, है ना, स्कैटर्ड होल्डिंग हेयर एंड देयर। आपकी जमीनें जो इधर उधर बिखरी है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उसकी जगह आपको एक जगह पर जमीन क्या करेगी, प्रोवाइड कर देगी। इट सेव द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। यार एक ही जगह पर अगर जमीन आपकी इकट्ठी हो जाएगी तो आपकी काफी कॉस्ट बचेगा, आपका टाइम भी बचेगा, एक ही बार में सारे काम हो जाएंगे। उसके बाद है रेगुलेशन ऑफ रेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, रेगुलेशन ऑफ रेंट। अंग्रेजों के टाइम पर क्या था कि सारी जमीनों का मालिक जो है ना, अंग्रेजों ने जमींदारों को बना रखा था, और रेंट का ये सिस्टम था कि जमींदार फार्मर्स को बोलते थे कि आप खेती करो, जितनी भी फसल उगाओगे सारी फसल मेरे पास लेके आ जाना। मान लो उसका 50% तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जाता था, बच गया 50% में से जमींदार 80% 40% रख लेते थे, बाकी 10% किसको पकड़ा देते थे, फार्मर्स को, जिससे फार्मर्स का बहुत बड़े लेवल पर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। ठीक है, तो अब क्या था, टू पुट द एंड ऑफ द एक्सेसिव एंड इलीगल एक्सटोर्शन। इसका मतलब होता है वसूली बोल सकते हो। इलीगल जो वसूली की जा रही थी किससे, कल्टीवेटर्स यानी फार्मर्स से, उसे गवर्नमेंट ने क्या करा, रेगुलेट करा, उसे बंद करने का काम करा। और अब जो रेंट है उसे रेगुलेट करके कितना बोल दिया गया है, 1/3 कर दिया गया है। 1/3 मतलब आप एक फार्मर से 1/3 से ज्यादा रेंट नहीं ले सकते। अगर जमीन मेरी है और मैंने जमीन किसी फार्मर को किराए पे दी और 100 किलो गेहूं उगता है, तो मैं उससे 33 kg से ज्यादा गेहूं नहीं ले सकता। लैंड रिफॉर्म में बच्चों जो लास्ट पॉइंट रहेगा वो हमारा रहेगा कोऑपरेटिव फार्मिंग। अब हम जरा समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है जैसे कि जो फार्मर्स होते हैं ना, वो अपना एक ग्रुप बना लेते हैं। तो 1947 के बाद गवर्नमेंट ने कोऑपरेटिव फार्मिंग को भी बहुत ज्यादा प्रमोट करा। हालांकि कोऑपरेटिव फार्मिंग इंडिया में इतना सक्सेसफुल नहीं लगा, यूरोप के देशों में, बहुत सारे देशों में कोऑपरेटिव फार्मिंग बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लेकिन इंडिया में ज्यादा कोऑपरेटिव फार्मिंग इतना पॉपुलर नहीं हुआ। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब क्या होता है कि अगर मान के
चलो मेरे गांव के अंदर 300 किसान हैं, तो हम 300 किसानों ने क्या कर लिया, एक ग्रुप बना लिया। हम क्या करेंगे, जब हमें बीज खरीदना है तो हम एक साथ जाएंगे। अगर हम सिंगल बीज खरीदने जाते तो हमारे को बीज महंगा पड़ता। अगर हम एक साथ जा रहे हैं 300 लोग बीज खरीदने के लिए, तो कुछ ना कुछ तो बीज के प्राइस कम होंगे, हम बार्गेनिंग अच्छे से कर पाएंगे। हम बैंक से लोन लेने के लिए जा रहे हैं, तो हम 300 लोगों के बिहाफ पर एक बार में लोन लेने जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि बैंक हमारी बात सुनेगा। अगर हमारे को खेती बाड़ी में कुछ दिक्कत आ रही है तो हम आसपास के नेता के पास बात करने जा रहे हैं, तो अगर हम एक सिंगल फार्मर जाएगा तो शायद वो हमारी बात ना सुने, लेकिन अगर हम 500 फार्मर एक साथ जाते हैं तो हमारी बात जरूर सुनी जाएगी। हमें अपने फसल को बेचना है कटने के बाद, तो अगर हम सिंगल फार्मर बेचेंगे तो शायद हम इतनी बार्गेनिंग ना कर पाए जो परचेजर है उससे, लेकिन अगर हम एक साथ अपनी फसल को लेकर जाएंगे तो हमारी बार्गेनिंग पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी, हम ज्यादा रेट में फसल को बेच पाएंगे। इसे हम लोग कहते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। कोऑपरेटिव फार्मिंग का मतलब होता है ग्रुप के अंदर काम करना एक तरीके से, है ना। कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज प्रमोटेड टू इनहेंस द बार्गेनिंग पावर ऑफ द स्मॉल होल्डर्स। ये किसानों की बार्गेनिंग पावर को बढ़ाता है। कलेक्टिवली द फार्मर्स could buy the inputs at lower price and sell their प्रोड्यूस एट हायर प्राइस। इससे होगा क्या, फायदा क्या होगा कि जो फार्मर्स हैं वो इनपुट्स को कम रेट पर खरीद पाएंगे बार्गेनिंग करके, और अपने आउटपुट को ज़्यादा रेट पर बेच पाएंगे, है ना, बार्गेनिंग करके। तो ये कोऑपरेटिव फार्मिंग का एक तरीके से फायदा है। तो मैंने आप लोगों को बताया इसके फर्स्ट पार्ट के अंदर कि 1950 से लेकर 1990 तक इंडियन गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर में दो बड़े रिफॉर्म करे। पहला रिफॉर्म लैंड रिफॉर्म है जिसे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कहते हैं, और दूसरा टेक्निकल रिफॉर्म है। तो आज की क्लास में पूरा लैंड रिफॉर्म हमने 1 बाय 1 करके क्या क्या इसके अंदर रिफॉर्म किए गए वो सारे हमने पढ़ लिए। तो लैंड रिफॉर्म आज की क्लास में हमारा खत्म हो जाता है। अगली क्लास के अंदर मैं इसका टेक्निकल रिफॉर्म आपको पढ़ाऊंगा।